नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह बड़ी खबर। सीधे मुंबई से आपको बता दें, नागपाड़ा स्थित सिटी सेंटर मॉल में भीषण आग लग गई। जी हां, ये आग करीब रात 8 बजे लगी और इसे मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम ने लेवल 4 की आग डिक्लेयर किया है। आग को बुझाने के दौरान एक फायरमैन घायल भी हो गया है। आग देर रात एक दुकान से भड़की और धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त मॉल में करीब 200 से 300 लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की 20 से अधिक गाड़ियों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी जारी है क्योंकि अभी भी आग को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं किया जा सका है। आग ने धीरे धीरे पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से ढकता जा रहा है। तस्वीरें आपको हम बीती रात की भी दिखा रहे हैं जब आग लगी, और आज सुबह की भी दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आग कितनी भीषण, कितनी भयावह है, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्योंकि एक मोबाइल स्टोर से आग शुरू हुई थी और धीरे धीरे इस आग ने पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया। बीती रात से ही यहां पर दमकल के कर्मचारी लगे हुए हैं आग को काबू पाने में, लेकिन अंदाजा लगाइए कि बीती रात 8 बजे से ये आग शुरू हुई थी और अब तक दमकल के कर्मियों को ये नहीं मिल पाया है, हासिल नहीं हो पाई है इसमें सफलता कि आग को काबू कर लिया जाए। 4 तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं धुएं का गुबार 2 तस्वीरों में निकलता हुआ। लगातार फायर टेंडर्स लगे हुए हैं आग को बुझाने के लिए, लेकिन अभी भी इस पर काबू। ये देखिए किस तरह से लगातार पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि पूरे आसमान को वो ढकता जा रहा है। बताया ये जा रहा है, हमारे संवाददाता ने बताया कि जिस वक्त आग लगी मोबाइल स्टोर में 200 से 300 लोग मौजूद थे। जब फायर टेंडर्स वहां पर पहुंचे, सबसे पहला काम लोगों को रेस्क्यू करना। सबसे पहले मॉल में जितने लोग मौजूद थे उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ आग को बुझाने का, जिसके बाद शीशे तोड़े गए क्योंकि मॉल के बाहरी हिस्से में शीशा लगा हुआ था, उसे तोड़ा गया। लेकिन बाहर से जैसे ही हवा आ रही थी, अंदर और आग की लपटें और ज्यादा उठ रही थी और धुआं भरता जा रहा था। ऐसे में आप तस्वीरें देखिए कि आज सुबह की, आपको अभी की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी भी वहां से आग की लपटें भी दिख रही हैं और धुआं भी किस तरह से निकल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण ये आग लगी थी। अभी भी लगातार फायर टेंडर्स लगे हुए हैं आग को काबू करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी खबर है। भीषण आग से करोड़ों का किस तरह से नुकसान हुआ है वो अपनी जगह, लेकिन ये शुक्र की बात है, ये गनीमत की बात रही कि किसी भी अंदर जो ग्राहक थे, जितने भी लोग थे, किसी की भी जान नहीं गई, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इस आग को बुझाते बुझाते एक फायर टेंडर जो है वो झुलस गया, ये खबर सामने आई है। लगातार आग को बुझाने की कोशिशें जारी है, लेकिन उसके बावजूद अब तक इस पर कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। बड़ी खबर, मुंबई के नागपाड़ा इलाके में ये मॉल है, सिटी मॉल है, जहां पर भीषण आग लग गई है। कल रात यानी बीती रात 8 बजे ये आग लगी। कैसे ये आग लगी है, ज्यादातर जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के वहां सामान थे और जाहिर सी बात है एक जगह अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सामान जहां पर हो, अगर वहां पर चिंगारी भी भड़कती है तो किस तरह से वो विकराल रूप ले सकती है आग का, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बीती रात से ही लगातार कोशिशें जारी है। 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स यहां पर मौजूद हैं, उसके बावजूद अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और भी दूसरी मदद मांगी गई है ताकि आग को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार चुनाव के लिए आज बड़ा शुक्रवार है। जी हां, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो रही है। साथ ही राहुल गांधी आज से प्रचार शुरू करेंगे। पीएम मोदी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे तो राहुल गांधी 2 जगहों पर महागठबंधन उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार मुख्यमंत्री आए योगी, एक के बाद एक कई केंद्रीय मंत्री आए। अब प्रधानमंत्री की बारी है। आज बिहार चुनाव में पीएम मोदी की रैलियों की शुरुआत हो रही है। भाइयों बहनों, आज मैं बिहार की जनता के पास आया हूँ। प्रधानमंत्री एक के बाद एक 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम की पहली रैली सासाराम में होगी।
खबर है कि सासाराम में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की दूसरी रैली गया में होगी। बताया जा रहा है कि गया में पीएम के साथ नीतीश मौजूद नहीं होंगे, बल्कि पूर्व सीएम जीतनराम मांझी होंगे। पीएम मोदी की तीसरी रैली भागलपुर में होगी, जहां नीतीश कुमार फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। बिहार के प्रचार में एंट्री से पहले गुरुवार की शाम पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कल बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। तीनों जगहों पर पीएम मोदी की रैली की तैयारियां जबरदस्त हैं और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं। चुनावी रैली है, उस संबंध में सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन की है और सुरक्षा के आलोक में जो भी कार्रवाई की जा रही है सभी समय समय पर आयुक्तों को भी सूचित किया जा रहा है लगातार, और जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं लगातार, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हो चाहे पुलिस कमीशन, सब लगातार यहाँ आ रहे हैं और जो सुरक्षा मानक है उसके अनुसार जो तैयारी की गई है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। एक और पीएम मोदी रैली कर रहे होंगे तो दूसरी ओर आज ही बिहार चुनाव में राहुल गांधी की भी एंट्री होगी। बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की आज 2 रैलियां होंगी। राहुल सुबह के करीब 11:15 बजे नवादा के हिसुआ पहुंचेंगे। खबरों के मुताबिक आरजेडी के नेता और महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी हिसुआ में राहुल के साथ मंच साझा करेंगे। राहुल की दूसरी रैली दोपहर के करीब 2:15 बजे भागलपुर के कहलगांव में होगी, लेकिन यहां तेजस्वी मौजूद नहीं होंगे। पीएम मोदी और राहुल की एंट्री से तय मानिए बिहार का चुनावी पारा चरम पर होगा। दोनों ओर से जीत के दावे भी दोगुने होंगे। मैं मानता हूं वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करता है, आज की एनडीए की मौजूदा नेतृत्व को भरोसा करता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की नेतृत्व को भरोसा करता है। जो 4 पार्टी मैंने कहा, उन 4 पार्टियों की भरोसे पे एनडीए बिहार में बहुत बढ़िया तरीके से जीतेगी। देखिए, जनता, बिहार की जनता जब एक बार मन बनाती है तो एक तरफा ही बनाती है। हालांकि 4 साल में 4 सरकार देखा, वो मेजॉरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, वो नेता और नीति और सिद्धांत का प्रॉब्लम था जो बिहार ने 4 साल में 4 सरकारें देखी। सब आए, सब मौका अपना, और उम्मीद रहती है कि भाई हाँ पार्टी के लोग हैं तो भाई चुनाव लड़े, चुनाव लड़ रहे हैं लोग, लेकिन जनता जानती है कि कौन वोट कटुआ है, किसका लहर है। क्लियरली हम कह सकते हैं कि हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं बड़ी कंफर्टेबली। कोरोना के बावजूद बिहार की चुनावी रैलियों में जोरदार भीड़ उमड़ रही है। प्रधानमंत्री ने सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है। लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि ये वक्त महामारी का है। आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बिहार मुख्यालय में आयकर विभाग ने छापा मारा है और एक कार से करीब 8.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। कैश बरामदगी को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सुरजेवाला से पूछताछ भी की। बिहार में चुनावी फंडे के बीच सियासी हथकंडे भी हैं और इनकम टैक्स के डंडे भी हैं। माजरा समझने के लिए बिहार कांग्रेस के मुख्यालय यानी पटना के सदाकत आश्रम में चलते हैं। गुरुवार की शाम आयकर विभाग को यहां कैश होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने छापा मारा। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक एक कार से करीब 8.5 लाख रुपए बरामद किए गए। यहाँ से पकड़ा गया कि तो अब मेरे पास करेगा पैसा बरामद हुई है। कितना पैसा बरामद हुआ है आपके पास? 8.5 लाख। हमारी एक 131 की इंक्वायरी चल रही है छोटी सी, मैं उसमें कुछ कागजात पूछने आया हूँ, उसके सवाल जवाब चल रहे हैं। एक को रोका गया है 8.5 लाख रुपए के साथ, क्या क्या है? देखिए, मैं अभी आपको इसमें कुछ भी कहने के उसमें नहीं हूँ, जो भी होगा मैं आपको ऑफिशियली तौर पर जानकारी मिल जाएगी। उधर कांग्रेस कह रही है कि आयकर विभाग को जो भी मिला है वो कांग्रेस दफ्तर के परिसर के बाहर खड़ी कार से मिला है। मेरे वहां ना कुछ गलत करने को है, ना गलत पैसे देने को है। मेरे दफ्तर से 1 रुपया नहीं मिला है। आप गाड़ी लेके आए हो ना, अभी
आपकी गाड़ी से कुछ निकलता है, मेरा क्या लेना देना है। सिर्फ 8 या 10 लाख रुपया कहते हैं, किसकी गाड़ी मुझे पता नहीं, एक सबूत दिखा दे कि मेरी ऑफिस से 1 रुपया भी इलीगल मिला हो। इनकम टैक्स वाले आए थे, मैंने कहा आओ पूरा सदाकत आश्रम दिखाता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास न काला धन है ना बांटने को ऐसे पैसे हैं। नकदी मिलने के बाद आशुतोष नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया। आशुतोष कांग्रेस कार्यकर्ता बताया जा रहा है। साथ ही सदाकत आश्रम के नेताओं से पूछताछ हुई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से भी आयकर विभाग ने पूछताछ की। भाजपा और जेडीयू की सरकार यहाँ हार रही है, वो जा रहे हैं। बिहार की जनता के आशीर्वाद महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन की बिहार में सरकार बन रही है, इसकी बौखलाहट में ये सब कुछ कर रहे हैं। भले ही आयकर विभाग की कार्रवाई और छापे को कांग्रेस सियासी साजिश बता रही है, लेकिन तय मानिए राहुल गांधी की रैली से ऐन पहले पार्टी दफ्तर से कैश बरामदगी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। विरोधी इसे चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं चूकेंगे। सदाकत आश्रम पर चिपका इनकम टैक्स विभाग का नोटिस सियासी हथियार जरूर बनेगा। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। कोलकाता में जिस दुर्गा पूजा पंडाल में उद्घाटन में पीएम शामिल हुए, वो केंद्र सरकार के अधीन सांस्कृतिक केंद्र था। जाहिर है बीजेपी इस बड़े आयोजन को ममता सरकार की अनुमति के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। बहरहाल सॉल्ट लेक में हुए कार्यक्रम के अलावा कोलकाता और बंगाल के बाकी इलाकों में भी माहौल भक्तिमय है। कोरोना गाइडलाइन के साथ लोग मां की भक्ति में तन मन से जुटे हैं। महाषष्ठी के आगमन से दुर्गा पूजा का असल प्रारंभ हो चुका है। यूं तो मां दुर्गा की आराधना संपूर्ण देश में किसी न किसी रूप में होती है, लेकिन बंगाल में इसकी रौनक देखते ही बन रही है। उसमें भी कोलकाता की बात ही अलग है, जहां की हर सड़क, हर गली में मां दुर्गा की भक्ति की गूंज है। कोरोना का कठिन काल है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देवी की जयकार है। कोलकाता में देखिए कैसे महाषष्ठी के मौके पर दुर्गा पंडाल में महिलाएं आस्था के रंग में सराबोर हैं। बंगाल का पारंपरिक परिधान और भक्ति का माहौल देखकर ऐसा विश्वास पैदा हो रहा है मानो हर दुख को हरने के लिए देवी दुर्गा पधार चुकी है। ढाक के ताल पर मां के सामने नृत्य करती महिलाओं को देखिए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर के पूजा पंडाल में, जहां पर निम्नलिखित जिनके नाम है उन्हीं को परमिशन दी गई है पूजन अर्चन करने की। मां का पूजन अर्चन यानी कि कलश में मां की प्राण प्रतिष्ठा करके जब मूर्ति के उपासना शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ मां के पूजन अर्चन के साथ अगले कुछ दिनों तक ये त्योहार चलेगा। कोलकाता में सैकड़ों दुर्गा पंडाल सजकर खड़े हैं और कमोबेश हर पूजा पंडाल का अपना दशकों पुराना इतिहास है। बाग बाजार के इस पूजा पंडाल का रिश्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है, जो आजादी से पहले क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। पीछे आप देख सकते हैं, ये है बाग बाजार सार्वजनिक का पूजा पंडाल। ये बहुत ही मशहूर एक पूजा पंडाल है। 100 साल से ये पूजा यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ बहुत ज़्यादा इतिहास जुड़ा हुआ है। ये उत्तरी कोलकाता का सबसे बड़े पूजाओं में से एक माना जाता है, गिने जाते हैं, और हर साल लाखों की तादाद में लोग इस प्रतिमा को देखने आते हैं। अब कोलकाता में आबासर पूजा पंडाल की रौनक को देखिए। कभी अपने किसी पंडाल में फर्नीचर को लटकते हुए देखा है, कभी आपने खाली कनस्तर, खाली डिब्बों, अलमारी और दरवाजों को यूं झूलते देखा है। वाकई कमाल का नजारा है, और ये सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही मुमकिन है। कोलकाता के आबासर पूजा पंडाल में संदेश है जंगलों की कटाई से पेड़ लगाने का मंत्र। आबासर पूजा पंडाल दक्षिण कोलकाता के एक
बहुत ही खूबसूरत पंडालों में से जाना जाता है, उसमें इस बार जहां वनोन्मूलन से लेकर वनीकरण तक यानी कि पर्यावरण के वो सारे सवाल उठाए गए हैं जिनसे हर व्यक्ति परेशान है या जिनके जवाब खोज रहा है। अब रुख करते हैं बीरभूम का, जहां अरुणा द क्लब नाम की पूजा कमेटी ने ऐसा पंडाल तैयार किया है जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए अपनाए जाने वाले तमाम नुस्खों को मूर्तियों के जरिए जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। एक पंथ दो काज, मां दुर्गा की भक्ति के साथ महामारी से निपटने का महामंत्र भी। महाषष्ठी के साथ ही अब दुर्गा पूजा में भक्ति का मीटर ऊपर चढ़ने लगा है। मां शक्तिदायिनी से भक्त अब खुद को और करीब महसूस करने लगे हैं, जिसका जरिया बन रहे हैं ये खूबसूरत आलीशान पूजा पंडाल। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। उद्धव ठाकरे सरकार ने सीबीआई जांच के खेल में मोदी सरकार को मात देने के लिए अपनी चाल चल दी है। महाराष्ट्र में अब सीबीआई को किसी केस की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति पहले लेनी होगी, वरना वो महाराष्ट्र में जांच नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है, जिससे बीजेपी काफी बिफर गई है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच सीबीआई के हाथ में जाना महाराष्ट्र सरकार के लिए झटका था। जांच मुंबई में चल रही थी और पटना में एफआईआर दर्ज हुई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश पर जांच सीबीआई को दे दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने अब एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ली जाती है। हालांकि जांच की अनुमति वापस लेने से सीबीआई जो जांच कर रही है उस पर असर नहीं पड़ेगा, जैसे कि सुशांत केस में। मगर भविष्य में अगर सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी, जब तक कि अदालत की तरफ से जांच के आदेश नहीं दिए गए हों। टीआरपी का मामला जो हुआ है उसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन उसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ के वहां पे दर्ज हुआ है। शायद हो सकता कि ये फिर से कि कोई प्रेशर के कारण सबसे फिर से इकट्ठा करके फिर से सीबीआई को चौकसी देने का भी प्रयास हो सकता था, लेकिन ऐसा है कि इस प्रकार का एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो सीबीआई जैसी है उसका पॉलिटिकल गैर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कम से कम महाराष्ट्र में उसके लिए हमने कल आदेश निकाला है कि इसके बाद में महाराष्ट्र में सीबीआई को जो भी इंक्वायरी करना पड़ेगा महाराष्ट्र शासन की पूर्व परवानगी लेते हुए या परमिशन लेने के बाद में ही वो इंक्वायरी कर सकती है। टीआरपी को लेकर एक केस में लखनऊ में यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और योगी सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को दे दी, जबकि मुंबई पुलिस भी टीआरपी केस में अपनी जांच कर रही है। महाराष्ट्र सरकार को डर था कि टीआरपी मामले की जांच भी सीबीआई को दी जा सकती थी, इसलिए वो ये आदेश लेकर आई। इस आदेश पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा कि सीबीआई छोटे छोटे मामलों में घुसने लगेगी तो सीबीआई का भी अपना एक वजूद है। महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का केस है तो सीबीआई को जाँच करने का अधिकार है। मुंबई पुलिस ने या महाराष्ट्र पुलिस ने किसी विषय पर जांच शुरू की तो और किसी राज्य में एक एफआईआर दाखिल किया जाता है, वहां की केस सीबीआई को जाती है और सीबीआई महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है, मुंबई पुलिस का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है। उसका हनन अगर कोई करता है तो मजबूरन इस प्रकार के निर्णय सरकार को लेने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार के सीबीआई को जांच से रोकने के फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये सरकार का तुगलकी फरमान है। आखिर महाराष्ट्र सरकार किन बातों से इतना डरी हुई है और क्या छुपाना चाहती है, जिसकी वजह से उसने ये आदेश निकाला। सरकार को कौन सा ऐसा भय है, आपत्ति है, खौफ है कि अपने ही देश की सीबीआई जांच एजेंसी है, किसी अन्य मुल्क की है नहीं, उसके पश्चात भी इस प्रकार की रोक? कौन सी सच्चाई को यह सरकार दफनाना चाहती है? पालघर साधु हत्याकांड का मामला, उसमें जिस प्रकार की उनकी लीपापोती रही, समूचे देश और दुनिया ने देखी है। क्या इसी प्रकार की लीपापोती या सच्चाई को दफनाने का उनका प्रयास है और उसी के लिए क्या उन्होंने ये निर्णय लिया है? इस बात का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को, देश को देना होगा। सीबीआई को नो एंट्री, ठाकरे सरकार, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी को इतना डर लगता है कि
कोई जांच अगर सीबीआई के हाथ में चली जाती है तो उनके घोटाले बाहर आ जाएंगे, उनकी गुंडागिरी दादागिरी रुक जाएगी। कोई भी पत्रकार अगर ठाकरे सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है तो उसको जेल में भेज देते हैं। कुछ राज्य सरकारें भी महाराष्ट्र की तरह सीबीआई को लेकर ऐसा आदेश निकाल चुकी हैं। यहाँ सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के जांच शुरू नहीं कर सकती। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र ये कदम उठाने वाला चौथा राज्य बन गया है और गौरतलब है कि इन चारों ही राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है। मुंबई से कमलेश सुतार और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस को पप्पू सेना बोल दिया है। ये बयान एक खबर का रिएक्शन था। खबर ये है कि मुंबई में कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ राजद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस दर्ज हुआ है। ये केस अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है। देश दुनिया का कोई मुद्दा हो, कंगना रनौत अपनी राय व्यक्त करने में पीछे नहीं रहती, तो भला अपने संबंध पर कैसे चुप रह जाती। बांद्रा पुलिस ने कंगना पर एफआईआर दर्ज की है। उन पर और उनकी बहन रंगोली पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और राजद्रोह का मामला है। इस केस में कंगना और रंगोली को पुलिस ने समन भेज दिया है। उन्हें अगले हफ्ते सोमवार को पुलिस के सामने पेश होना है। इस खबर पर प्रतिक्रिया में कंगना ने पुलिस के समन की खिल्ली उड़ाते हुए ट्विटर पर लिखा, कितनी जुनूनी है ये पेंगुइन सेना। महाराष्ट्र के पप्पू प्रो बहुत याद आती है कंगना, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाऊंगी। बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरत सैयद की शिकायत के बाद हाल ही में कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उन पर दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने से लेकर बॉलीवुड के अपमान तक कई तरह के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद कंगना और रंगोली के खिलाफ धारा 295A यानी धार्मिक भावनाएं भड़काने, 153A सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और 124A राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पे ये होता है, भाई पहले नाम पूछेंगे, साहिल बोला तो ठीक है, अगर पूरा नाम पूछा तो उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा। आई लेट यू नो, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे कॉल नहीं आता है। आज क्या हो रहा है, मेरी वजह से मेरे जो और भी सर्कल्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। काम नहीं है, क्या करूं। 8 महीने से ये लॉकडाउन चल रहा है और अभी थोड़ा बहुत खुला तो उसके बाद ये ड्रामा चालू हो गया इनका हिंदू मुस्लिम का। तो यही है कि बस किसी तरह से भड़का हुआ। हमने 154(3) सीआरपीसी के तहत सीनियर ऑफिशियल यानी डीसीपी जोन 9 के पास भी हमने एक रिटन कंप्लेंट दी, फॉरवर्ड की कि बांद्रा पुलिस स्टेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, आप इस मसले में, इस मामले में आप इसमें तहकीकात कीजिए, आप एक्शन लीजिए। लेकिन वहां से भी हमें कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आया नहीं। तो इसलिए हमने ऑनरेबल 12th कोर्ट बांद्रा को अप्रोच किया। हमने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है और हमने उसमें कोर्ट से डायरेक्शन मांगा था कि सेक्शन 156(3) के तहत सीआरपीसी के आप बांद्रा पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दीजिए इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का, क्योंकि इस मामले में थरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी के मुताबिक उनके ऊपर लगे आरोप सही नहीं है। देखिए, कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए मेरे क्लाइंट के ट्वीट्स नहीं चलते हैं। कम्युनल हेट्रेड तो बहुत रीजंस की वजह से फैलते हैं। अब अगर आप बोलेंगे कि मेरे क्लाइंट के ट्वीट्स की वजह से किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस आ गया है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है लोगों के ऊपर जिन्होंने इल्जाम लगाया कि किस तरीके से हो गया, कि ये ट्वीट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, किसके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, कौन लड़ाई झगड़ा किया है, ट्वीट को देख के वो सब प्रूव करना पड़ता है। खाली स्टेटमेंट देख के नहीं कोई ऐसा बोल सकता है कि स्प्रेडिंग कम्युनल डिसहार्मनी। कंगना की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होने वाली। गुरुवार को उनके ट्वीट को लेकर एक वकील ने केस दायर कर दिया है, जिस पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।